नमस्कार, मैं पूनम तागर। आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। बुलेटिन की शुरुआत जरूरी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जोरदार झटके। लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके। काफी देर तक हिलती रही धरती। डर की वजह से लोग घरों और बिल्डिंगों से बाहर आकर सड़कों पर इकट्ठा हो गए। दिल्ली एनसीआर में सभी ने भूकंप के झटके महसूस किए। बड़ा अपडेट, जहां दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, काफी देर तक हिलती रही धरती। डर की वजह से सभी लोग बिल्डिंग और घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर इकट्ठा हो गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई है। लोगों ने भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए। काफी देर तक धरती हिलती रही। घर का सामान, पंखे, टेबल, कुर्सी भी हिलती रही। इसी खबर पर हमारे साथ वैज्ञानिक डॉक्टर राम श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। राम जी, जिस तरह से भूकंप आया और काफी तीव्रता इसकी मापी गई रिक्टर स्केल पर, और इसका जो केंद्र था वो नेपाल में देखा गया, क्या कहेंगे आप? लगातार जो भूकंप है वो आए दिन भूकंप अब की बार देखे जा रहे हैं। हर महीने भूकंप आ जाता है। हाँ, भूकंप आ रहे हैं। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इतने तेज भूकंप के झटके और बार बार आना ये विषय है। वर्तमान में जो अभी आज भूकंप आया है वो 29.39 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और 81.23 डिग्री ये पूर्वी देशांतर पर आया है। यहाँ पर जमीन से, ये सतह से 5 किलोमीटर नीचे बड़े पैमाने पर चट्टानें जो है आपस में धसकी हैं। अब इनका क्या कारण हो सकता है? एक तो कारण होता है जिसके तहत जो है जमीन के नीचे की जो जी रही है, पर ये चूंकि नेपाल का केंद्र है, हमको नेपाल की इसके पहले जो आया था 7 रेक्टर का, उस माल त्रासदी को नहीं भूलना चाहिए। उसी क्रम में इसको देखना चाहिए। और इस क्रम में जो रॉजर बिलहम नाम के वैज्ञानिक हैं और पॉल तपोनियर हैं, इन्होंने जो रिसर्च की है वो काफी चिंताजनक है। उनका ये कहना है कि जो भारतीय प्रायद्वीप है, एशिया में घड़ी की विपरीत घूमने की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एशिया में घुसती चली जा रही हैं और ये साल भर में करीब करीब 5 सेंटीमीटर अंदर चली जा रही हैं। और इनका सबसे अधिक दबाव जो है नेपाल के नीचे आ रहा है, तराई में, हिमालय की तराई में। और ये जो है इतना खतरनाक है। उनका ये कहना है कि 1000 साल में एक बार जो आता है, जो करीब 8-9 रेक्टर का है, उसका ये श्री गणेश हो सकता है। तो हमको भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर 8 रेक्टर का भूकंप आ गया तो उससे निपटने के लिए हमको अभी से आपदा की तैयारियां करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा राम। जिस तरह से लगातार पिछले समय में भूकंप देखने को मिले और अब भी लगातार भूकंप सामने आते रहते हैं। आपने कहा कि इससे ज्यादा भी रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता है वो हो सकती है, तो इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। बिल्कुल सही बात है ये। और यहाँ जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि मौसम की विकृतियों का कारण बताया जा रहा है कि जिसके कारण इस साल भूस्खलन ज्यादा हुए। और देखिए, इतनी ज्यादा जो है बाढ़ें आई, पहाड़ के पहाड़ दरक गए। तो ये जो कुछ हो रहा है ये कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। और इसका असली कारण क्या है ये तो अब वैज्ञानिक काफी अध्ययन के बाद ही पता लगा पाएंगे। लेकिन इसमें एक भी बात और महत्वपूर्ण है कि चीन ने जो हिमालय की अपनी सीमा पर मैकमोहन रेखा के उस तरफ और वहां पर जो उन्होंने सड़कें बनाई हैं, पहाड़ों को काटा है, सुरंगें बना रही हैं। और तो और जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, उन ग्लेशियर्स का जो पानी नॉर्मली गंगोत्री से होता हुआ गंगा और यमुना इधर सब जगह जाता है, ब्रह्मपुत्र के वहां तो उन्होंने बांध बना दिए हैं और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर तैयार करने के लिए। और यांग सिटी जो नदी है उनकी उसकी तरफ उन्होंने नहरें बना दी हैं। तो वहाँ लगातार विस्फोट कर रहे हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है चीन जो हिमालय में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, फौजी, और सड़कें बना रहा है, पहाड़ों को काट रहा है, सुरंगें बना रहा है, उससे भी ये ट्रिगर हो सकते हैं। तो अब इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि वैज्ञानिक ही लगा सकते हैं उसका कि क्या ये जो अभी भूकंप आ रहे हैं चीन की लगातार हिमालय की तराई में, हिमालय के चोटियों में, घाटियों में जो सतत कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके कारण तो ये ट्रिगर नहीं हो रहे हैं। हालांकि इसकी संभावना कम है, फिर भी
वैज्ञानिकों की इस चेतावनी को थोड़ा गंभीरता से लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि प्रकृति को क्षति पहुंचाने की वजह से ये सब हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राम श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बस्तर संभाग के विकास पर जोर देने की बात कही। इसके बाद पीएम मोदी जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित बीजेपी की परिवर्तन महासंकल्प रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि एक दूसरे देश के साथ क्या गुप्त समझौता किया है, लेकिन देश देख रहा है। इस समझौते के बाद कांग्रेस और ज्यादा देश की बुराई करने लगी है। खुलासा नहीं किया है कि कांग्रेस ने एक दूसरे देश के साथ क्या गुप्त समझौता किया है, लेकिन देश देख रहा है। इस समझौते के बाद कांग्रेस और ज्यादा भारत की बुराई करने में मजा आने लगी है। भारत के अच्छी बातों को बुरी तरह पेश करने में मजा आ रही है। ऐसा लगता है जैसे उनका भारत का प्रेम ही कम होता जा रहा है। मैं सभी देशवासियों आपको आगाह करता हूं, कांग्रेस और उसके सहयोगियों की इस नई साजिश हमें सतर्क रहना चाहिए। और अगर हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है। मेरे परिवारजनों, कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। झूठी बातें फैलाकर इनका इरादा समझिए, बस्तर के मेरे नौजवानों इनका इरादा समझिए। ये झूठी बातें फैलाकर ये स्टील प्लांट को भी हड़पना चाहते हैं। इस स्टील प्लांट को भी कांग्रेस ही अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों की तिजोरी भरने का माध्यम बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरे बस्तर के भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी नहीं होने देगा। तो वहीं बिहार सरकार द्वारा जातीय गणना का डाटा रिलीज किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने यह मामला कोर्ट के सामने उठाया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 6 अक्टूबर को सुनवाई करेंगे। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़ा सार्वजनिक कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अभी मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। 6 अक्टूबर को मामला सुनवाई के लिए लगा है, उसी समय आपकी दलीलें सुनी जाएंगी। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने सोमवार को बहुप्रतीक्षित जाति आधारित गणना के निष्कर्ष जारी किए, जिसमें खुलासा हुआ कि अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग राज्य की कुल आबादी का 63% है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी ओम हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, सबसे पहले केंद्र सरकार की ओर से आरोप लगाया जा रहा था कि बिहार सरकार जातीय जनगणना नहीं करा रही। अब बिहार सरकार ने जब आंकड़े जारी कर दिए हैं तो उसमें भी ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं। ओम, जरूर पूनम, ये जो 1931, आपको पहले बता दूं कि 1931 के बाद पहली बार है जो कि जातियों का आंकड़ा जारी किया गया है, और इसको लेकर
जब विपक्ष मांग कर रही थी, इंडिया गठबंधन लगातार मांग कर रही थी कि जातिगत जनगणना हो, और उसको लेकर बीजेपी विरोध कर रही थी। और एक तरह से जब ये आंकड़ा बिहार सरकार ने जारी किया, उसके बाद से जो इंडिया गठबंधन है वो एक तरह से इसे मास्टर स्ट्रोक की तरह देख रहा है। तो उधर बीजेपी का कहना है कि ये देश को जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है। तो आरोप प्रति आरोप की राजनीति अब शुरू हो चुकी है। अब और देखने वाली बात ये होगी कि अभी कौन सा नया टूल, कौन सा नया मोड़ ये पकड़ता है। अभी जो याचिकाकर्ताओं के वकील जो थे, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए थे और उनका कहना था कि जो आंकड़े जारी किए हैं बिहार सरकार ने, उसको लेकर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि जो निर्धारित समय है 6 अक्टूबर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये तारीख तय की गई है इस सुनवाई की, तो उसी दिन सुनवाई होगी, उससे पहले कोई सुनवाई नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस की न्यूज क्लिक पर छापेमारी पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देते हुए कहा कि कल जब से बिहार के जातिगत जनगणना के चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए हैं, तब से पूरे देश में जाति जनगणना की मांग जोर पकड़ रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की नींद उड़ी हुई है। कांग्रेस के मुताबिक जातिगत जनगणना के आंकड़ों से ध्यान भटकाने के लिए न्यूज क्लिक पर छापेमारी की गई। हमारे देश में कई समाज विरोधी तत्व ऐसे हैं जिनके कारनामे किसी आतंकवादी कारनामों से कम नहीं है। अगर उनके कारनामों को आतंकवादी घटना से तुलना किया जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसा ही मामला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा रेलवे ट्रैक पर सामने आया, जहां समाज विरोधी तत्वों ने रेलवे ट्रैक पर पत्थर रख दिए और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। इस बीच वंदे भारत ट्रेन वहां से गुजरने वाली थी। अचानक लोको पायलट की नजर ट्रैक पर जमा किए गए पत्थरों पर पड़ी। लोको पायलट ने सूझबूझ से काम लेते हुए वंदे भारत ट्रेन को रोक दिया। समाज विरोधी तत्व किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की साजिश रची हुई थी। ये इस आधार पर कह सकते हैं कि रेलवे ट्रैक पर जिस तरह पत्थर रखे गए थे, इसके अलावा प्लेट में एक फीट की 2 छड़ें भी रखी हुई थी। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। मनोज, जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन रेलवे ट्रैक पर जब वंदे भारत आने वाली थी, उसी बीच पत्थर भी वहां बिछाए गए और साथ ही साथ ये बड़ी साजिश वंदे भारत ट्रेन के लिए रची गई थी। अब तक इस खबर को लेकर कोई गिरफ्तारी, कोई अंदर का इनपुट मिला है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि एक हफ्ते पहले ही उदयपुर जयपुर वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया गया है। जैसे कि पूरे भारत के अंदर में 9 वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट की थी, तो उसी में एक वंदे भारत उदयपुर जयपुर की वंदे भारत ट्रेन थी। और क्योंकि इस ट्रेन की मांग थी उदयपुर वासियों को कि जयपुर के लिए कोई सुपरफास्ट ट्रेन नहीं है, लेकिन जब इस ट्रेन के ड्राइवर को कल मालूम पड़ा कि पटरी पे क्यों गाड़ी स्लो थी चित्तौड़गढ़ से निकलने के बाद में, तो जैसे ही पता पड़ा कि ट्रेन की पटरियों पे किसी असामाजिक तत्वों द्वारा रॉड और पत्थर को बिछा दिया गया है, तो ड्राइवर की सूझबूझ से जो है ट्रेन को रोककर आला अधिकारियों के और रेलवे के अधिकारियों को सूचना दी गई। जीआरपी थाना और आरपीएफ की पुलिस आके मौके पे और स्थानीय पुलिस को बुलाया गया, क्योंकि इससे पहले इसी ट्रेन पर एक पत्थर भी बरसाया गया, फेंका गया था। क्योंकि अब ये किसकी साजिश है ये तो अभी बताना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन क्योंकि आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इस बात का जिक्र किया है कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और देखना चाहिए कि इसमें कौन से असामाजिक तत्व हैं। लेकिन क्योंकि रेलवे का मामला है, रेलवे से जुड़ा मामला है, तो इसमें अभी तक आधिकारिक तौर पे क्योंकि राज्य सरकार और क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं तो उन्होंने तो मुद्दा उठाया है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से क्योंकि उनके अधिकृत क्षेत्र में नहीं आता, रेलवे का मामला है, क्योंकि पूरी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं मदरसा संचालक फिरोज खान ने सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत करके संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सीएम योगी से मामले के संज्ञान में लेने और कार्रवाई की मांग भी की है। वहां पर एक कब्रिस्तान है दरियासर के नाम से, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े कब्रिस्तानों में शुमार होगा, जो कई सौ बीघे में फैला हुआ है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात मुस्लिम समाज के लिए, हमारी कौम के लिए यह है कि अपने आप को कौम का हमदर्द बताने वाले सांसद संभल शफीकुर रहमान वर्क, जो नई संसद में तो नमाज की जगह तलाश करते हैं
और संभल में उनको अपने पैतृक कब्रिस्तान और करबला की बदहाली नजर नहीं आती। और इस कब्रिस्तान पर सांसद संभल शफीकुर रहमान वर्ग के पोषित गुंडों द्वारा, भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे कर रखे गए हैं। और इस करबला और कब्रिस्तान में जहां पर लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाएं, श्रद्धाएं हैं और हमारी माँ, बहन, बेटियां, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवानों की कब्रें हैं, उन कब्रों में नगर पालिका परिषद संभल के नाले का गंदा पानी जाता है और वो कब्रों में और करबला में भरा हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी से ये गुजारिश करता हूं, ये निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप संभल के कब्रिस्तान से सांसद संभल शफीकुर रहमान वर्ग के पोषित भूमाफियाओं, गुंडों और दबंगों के अवैध कब्जों को तत्काल प्रभाव से हटवाने के आदेश करें। तो उत्तर प्रदेश के संभल की घटना, जहां सांसद शफीकुर रहमान वर्ग पर मदरसा संचालक ने आरोप लगाए हैं कि कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। ये खबर जो है उत्तर प्रदेश के संभल की है, जहां सांसद शफीकुर रहमान वर्ग पर एक मदरसा संचालक भूमि कब्जाने का आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। उसका कहना है कि यहां जबरदस्ती कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है सांसद शफीकुर रहमान वर्ग द्वारा, और इससे लेकर उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। उसका कहना है कि इस पर कार्रवाई की जाए। घटना उत्तर प्रदेश के संभल की बताई जा रही है, जहां कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा करने के आरोप एक सांसद शफीकुर रहमान वर्ग पर लगाए जा रहे हैं। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी रजत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। रजत, जिस तरह से जो कब्रिस्तान संचालक है वो सांसद शफीकुर रहमान पर आरोप लगा रहा है, इसमें क्या कुछ है पूरा मामला? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी से सांसद हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग, जो अपने विवादित बयानों को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं, उन पर ये आरोप लगाए गए हैं। फिरोज खान नाम के व्यक्ति हैं जो सामाजिक संस्था भी चलाते हैं और एक मदरसा भी चलाते हैं। उन्होंने ये आरोप डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग पर लगाए हैं। वो अपनी लिखित शिकायती पत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने ये अवगत कराया है कि सपा सांसद संभल के जो शफीकुर रहमान वर्ग है वो कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जा करना चाहिए। रजत, क्या किसी तरह की प्रतिक्रिया शफीकुर रहमान के सामने आई है इस पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोगों ने संपर्क साधने का प्रयास किया पर उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया और वो इस समय मीडिया से बात करने से बचते नजर आए। क्या पहले भी इस तरह की शिकायत सामने आई थी रजत? नहीं, ये इस तरह की जो शिकायत है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पहली बार ऐसा मामला आया है जब किसी व्यक्ति ने, जो खासकर संभल का निवासी हो, और उसने सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग पर इस प्रकार के आरोप लगाए। ये अपने आप में पहला मामला है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश के संभल का ये मामला, जहां मदरसा संचालक आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है, कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा करने के आरोप मदरसा संचालक लगा रहा है और ये आरोप सांसद शफीकुर रहमान वर्ग पर लगाए गए हैं। उसका कहना है कि मदरसा संचालक ये भी कह रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कार्रवाई करने की गुहार भी लगा रहा है। उसका कहना है कि जबरदस्ती कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है सांसद शफीकुर रहमान वर्ग द्वारा। सांसद शफीकुर रहमान संसद में जाकर लोगों के न्याय की बात करते हैं, लेकिन यहाँ जिस तरह से कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है वो उचित नहीं है। इसी खबर पर हमारे साथ मदरसा संचालक फिरोज खान जुड़ गए हैं। फिरोज खान, क्या है पूरा मामला? ये है कि सांसद संभल डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग जी तमाम दुनिया में तो मुसलमानों का रहनुमा कहने की बात करते हैं, अपने आप को मुसलमान का, कौम का हमदर्द बताते हैं, लेकिन इनके और नई संसद में नमाज की जगह तलाश करते हैं, लेकिन इनको हमारे संभल में जो कब्रिस्तान है, जो करबला है, ऐतिहासिक करबला है, जिसमें हजरत इमाम हुसैन रजी ताला अन्हा, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
और शहीदाने करबला में तमाम आस्था श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, उनकी भावनाओं की बिल्कुल कदर नहीं करते। कब्रिस्तान है कई सौ बीघे का, उस पे इनके पोषित गुंडों द्वारा, माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है सांसद जी के द्वारा। सांसद जी एक काम ऐसा बता दें कि जो मुसलमानों की भलाई के लिए उन्होंने किया हो अपने राजनीतिक जीवन में, कोई स्कूल बनवाया हो, कोई कॉलेज बनवाया हो, और बल्कि इनके जो पोषित गुंडे हैं, माफिया हैं, उन्होंने संभल की ऐतिहासिक करबला और कब्रिस्तान पे अवैध कब्जे कर रखे हैं। क्या इस जमीन से उनका कोई पुराना नाता है या फिर कब्रिस्तान की भूमि जिस पर आप कह रहे हैं कि उन्होंने कब्जा किया? ना पुराना होता है, ना नया होता है, ना उसके लिए कोई कब्रिस्तान है, ना ही कोई शमशान है। उसका मकसद, चोर का मकसद है चोरी करना, और उन चोरों के संरक्षक हैं, और वो चोर जो हैं इनके पोस्ट हैं, इनके द्वारा जिन खड़े किए गए हैं, इनके द्वारा संभल के। फिरोज खान, मैं एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि इस जमीन को कब्जाने से क्या फायदा शफीकुर रहमान को होने वाला है? उनके जो गुंडे हैं, उनके जो पोषित भूमाफिया हैं, वो उस पर खेती कर रहे हैं, उन्होंने उस पर मकान बना लिए हैं। फायदा ये फायदा है जी, उस जमीन पे वो खेती कर रहे हैं, उन्होंने मकान बना रखे हैं इनके उन्होंने। और जो नगर पालिका परिषद संभल का गंदे नाले का पानी कब्रिस्तानों में और करबला में जाता है, और कब्रिस्तानों में हमारी माँ, बहन, बेटियां, बुजुर्ग, हमारे महापुरुषों की कब्रें हैं, और करबला है जो गंदे पानी से भरी पड़ी है। क्या इससे पहले इसकी शिकायत आपने किसी से की? इससे पहले सांसद जी से हम कई बार मिले। सांसद जी को कई बार लोगों ने कहा कि सांसद जी आप अपने आप को कौम का नेता बताते हैं, मुसलमानों का मसीहा बताते हैं, और कौम करते रहते हैं, इसका करिएगा। आज तक उन्होंने संभल में कोई काम ऐसा नहीं किया। एक प्राइमरी स्कूल भी बना देते कि जिसमें मुसलमान गरीब बच्चे पढ़ लेते। कोई कुछ एक काम बता दें सांसद जी के संभल में उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे हम लोग गौरवान्वित महसूस करें और उनको कौम का नेता माने। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज खान हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में न्यूज क्लिक वेबसाइट से जुड़े रहे कुछ पत्रकारों के ठिकानों पर पुलिस की रेड पड़ी है। कई पत्रकारों के यहां पुलिस छापेमारी कर रही है। पत्रकार अभिषार शर्मा और भाषा सिंह ने ट्वीट के जरिए इस मामले पर जानकारी भी दी है। अभिषार ने लिखा है कि दिल्ली पुलिस आज सुबह उनके घर पहुंची और उनका लैपटॉप और फोन छीन लिया गया। वहीं भाषा सिंह ने लिखा कि वो अपने फोन से आखिरी ट्वीट कर रही है, इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनका फोन जब्त कर लिया है। तो वहीं कानपुर देहात पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब देर रात गौ तस्करी करने वाला एक गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ये गिरोह एक कार में गौमांस लेकर जा रहा था, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर दी। गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर 2 गौ तस्कर भाग निकले, जिनका पुलिस ने पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई और एक गौ तस्कर के पैर में गोली लग गई। तो वहीं दूसरा गौ तस्कर फरार हो गया। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में गौमांस, 7 लाख रुपए और एक तमंचा, कारतूस भी बरामद किया है। जो ये गोकशी, गोवध और गो तस्कर करने वाले के ऊपर लगातार अंकुश लगाने हेतु जो विशेष अभियान चलाया जा रहा है, उसी के आधार हमने पूरा अपने जो असूचना तंत्र को और भी मजबूत किया है। उसी तंत्र के तहत सटीक सूचना मिलते ही हमारे अकबरपुर थाना पुलिस ने बहुत ही अच्छा सफलता पाई है। इसमें आज करीब दिन में प्रातः काल करीब 3-4 बजे 3 व्यक्ति शनि उर्फ फतेह मोहम्मद पुत्र मोहम्मद अली, शादाब पुत्र मोहम्मद अली और अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने का कोशिश करने वाले रियाज उर्फ लाला पुत्र मोहम्मद अली, ये मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। और एक और फरार अभियुक्त है सैफ पुत्र मोहम्मद अली, इनके ऊपर हमारे टीम लगे हुए हैं। मौके से हमने 1.5 कुंटल गोमांस, 7 लाख रुपए के नगद, एक अदद कटाई मशीन, 1 अदद इलेक्ट्रॉनिक काटा, 2 ओमनी वैन, 1 अवैध देशी तमंचा 315 बोर की, 3 अदद कोका और 1 जिंदा कारतूस और 1 अदद मोटरसाइकिल हमने बरामद कर लिया है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AMB नेटवर्क।